गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन लैंगिक पूर्वाग्रह के बारे में का अर्थ एवं उसके विभेदों के कारण के बारे में चर्चा करेंगे। लैंगिक पूर्वाग्रह से हमारा अभिप्राय बालक व एवं बालिका में व्याप्त लैंगिक असमानता से है। जैसे बालक और बालिकाओं में क्या किया जाता है, विभेद किया जाता है लिंग के आधार पर, यानी उन्हें समाज में जो भी स्थान दिया जाता है या फिर विचारों में जो स्थान दिया जाता है वो बालकों को अधिक दिया जाता है, जिसके कारण बालिकाओं को समाज में शिक्षा में, लालन पालन पोषण में तथा बालकों में कम स्थिति में रखा जाता है। देखिए, लालन पालन पोषण में बालकों को ज़्यादा वो दिया जाता है प्रेफरेंस, बालकों को ज़्यादा पढ़ाई कराने के अवसर दिए जाते हैं, शिक्षा दी जाती है, समाज में स्थान दिया जाता है, घूमने की स्वतंत्रता दी जाती है, व्यापार व्यवसाय नौकरी करने की स्वतंत्रता दी जाती है। और बालिकाओं को केवल ये रखा जाता है कि हाँ ठीक है, थोड़ी सी शिक्षा प्राप्त कर ले, उसके बाद में आपकी शादी हो जाएगी, जिससे वे पिछड़ जाती हैं और यही लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाता है। ठीक है बच्चों, एक परिभाषा मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर एस के दुबे के अनुसार। लैंगिक पूर्वाग्रह का आशय उन कल्पनाओं, विचारों, झुकाव एवं प्रवृत्तियों से है जो समाज द्वारा रूढ़िबद्धता एवं प्राचीन परंपराओं के रूप में स्वीकृत होती हैं एवं उनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता है। यह पुरुष प्रधान की ओर संकेत करती हैं। देखिए, मैंने आपको डॉक्टर एस के दुबे के अनुसार ये परिभाषा बताई है। इसका अगर हम सही मायने में अर्थ लगाएं तो जो हमारी परंपराएं हैं उसके आधार पर लैंगिक पूर्वाग्रह बनते हैं। हमारे जो समाज में रूढ़िवादिता जो प्राचीन समय से चली आ रही है और वैज्ञानिक कोई आधार नहीं होने के कारण वो रूढ़िवादिता परंपराएं हम पर थोप दी जाती हैं और हम उनमें उन विचारों, उन झुकावों, उन प्रवृत्तियों से आगे चलते रहते हैं। वही हमारे लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, यह एस के दुबे के अनुसार परिभाषा थी। अब आगे हम लैंगिक पूर्वाग्रह विभेद के कारण देखेंगे। इसमें नंबर 1 है प्राचीन मान्यताएं। देखिए, प्राचीन समय में बहुत सी मान्यताएं आज तक चली आ रही हैं। जैसे अथर्ववेद ने कहा गया है कि स्त्री को बालक में पिता के, युवा अवस्था में पति के तथा वृद्धा अवस्था में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। आज भी ये स्थिति देखते हैं अपन कि जब बेटी पैदा होती है तो उस समय पिता के घर रहती है और जब उसकी शादी हो जाती है तो पति के अधीन हो जाती है, और जब पति ज़्यादा नहीं रहते या बुजुर्ग हो जाते हैं तो बेटे के अधीन रहती हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था आज भी परंपरा चली आ रही है। जो प्राचीन मान्यता थी उसका आज भी हम क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। मुस्लिम समाज में स्त्रियों को हमेशा पति व पुत्र के अधीन ही रखा गया है। यहाँ तक कि किसी भी संबंध वाले पुरुषों के बिना उन्हें अपनी धार्मिक यात्रा या हज करने का अधिकार भी नहीं दिया गया है। आगे देखें तो इस तरह की प्राचीन मान्यताओं के कारण स्त्रियों को पुरुषों से कमतर समझा जाता है। यानी कि अगर हज में जाना है तो अपने ही ग्रुप वाले, अपने ही सगे संबंधी को ही हज में ही के साथ जा सकते हैं, अन्यथा हम नहीं जा सकते। स्त्री को पुरुषों के सहारे की आवश्यकता भी इन्हीं मान्यताओं के कारण पड़ती है। तो बार बार जब ऐसी चीज़ें होंगी तो हमें स्त्री को
पुरुषों के अधीन रखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे समाज ने मान्यता ही ऐसी पैदा कर दी हैं। भारत में माता पिता का जो अंतिम संस्कार करने के लिए पुत्र की आवश्यकता पड़ती है, इन सब मान्यताओं के कारण माता पिता पुत्र की चाह करते हैं। हमारे समाज में हम देखें तो अंतिम संस्कार में जब माता पिता के लिए पुत्र की आवश्यकता पड़ती है, तो हम देखते हैं कि ये एक परंपरा है। अंतिम संस्कार तो कोई भी कर सकता है, इसमें पुत्र या पुत्री की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ऐसी मान्यता रखी गई है कि पुत्र ही अंतिम संस्कार करेगा, लेकिन ये गलत है। ये प्राचीन मान्यता हो चुकी है। आज हम केरल में देखें तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। स्त्रियाँ हर कार्य को करती हैं, ऑटो भी चलाती हैं, अंतिम संस्कार भी करती हैं, बहुत सारी व्यावसायिक गतिविधियों को भी करती हैं, रोजगार भी करती हैं, बाहर भी जाती हैं। हम देखते हैं कि हमारे समाज में बहुत जगह केरल की युवा महिलाएं बहुत कार्य कर रही हैं और बहुत उत्कृष्ट कार्य करते हुए अपने देश के लिए समर्पित हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा स्टूडेंट्स, पुरुष प्रधान समाज। देखिए, इसमें पुरुष प्रधान समाज की विशेषताओं के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें जो कारण बताए गए हैं कि भारतीय समाज में पुरुष प्रधानता है, जहाँ पर पुत्रों का पिता उत्तराधिकार माना जाता है। हमारे यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स कि उत्तराधिकारी जो माना गया है, पिता को माना गया है या पुत्रों को माना गया है। जब पिता की मृत्यु होती है तो उत्तराधिकारी, जिसे अपन पगड़ी सिस्टम भी कहते हैं, उसे किसी पुत्र को बनाया जाता है। बच्चों के नाम के आगे पिता के नाम भी लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम जैसे स्कूल वगैरह में एडमिशन्स कराने जाते हैं तो वहाँ पर पिता का नाम ही पूछा जाता है और बच्चों के नाम के आगे सबसे पहले पिता का नाम ही लगाया जाता है। जैसे अपन सरनेम कहते हैं ना, तो सरनेम माता का नहीं होता है, बल्कि किसका होता है? पिता का होता है। आगे बात करते हैं अपन वंश परंपरा बढ़ाने के लिए माता पिता, दादा दादी आदि को पुत्रों की आवश्यकता होती है। ठीक है। लड़की को शादी के बाद पति के घर पर ही जाकर रहना पड़ता है। ये हमारी एक परंपरा है कि अगर लड़की शादी करेगी तो उसे अपने ससुराल में ही जाकर रहना पड़ेगा। ऐसी कोई परंपरा है क्या? नहीं है। वो कहीं भी किसी भी स्थान पर रह सकती है। आज की मान्यता या प्राचीन मान्यता बहुत ही परंपरागत हो गई हैं। लड़की की शादी के बाद पति के घर पर ही जाकर रहना पड़ता है। उसके नाम के आगे पति का ही नाम लगता है, जिसे अपन सरनेम कह रहे हैं, वही मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ तक कि अंतिम संस्कार, पिंडदान, मोक्षदान आदि के लिए पुत्र की आवश्यकता होती है। पिता की संपत्ति भी पुत्रों को मिलती है, लेकिन आज ये ट्रेंड बदल गया है। संपत्ति पर बालक लड़कियों का भी अधिकार हो गया है, बेटियों का भी अधिकार हो गया है। ठीक है। वैसे तो संविधान के अनुसार पुत्रियों को भी संपत्ति का अधिकार मिल गया है, फिर भी देखा गया है कि परिवारजन पुत्री को संपत्ति देना नहीं चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि केवल साइन करके चली जाती है पुत्री, और बाकी संपत्ति किसको मिल जाती है? पुत्रों को बँट जाती है। लेकिन कई जगह पुत्रियों अपने भाइयों से संबंध बिगाड़ने की वजह से खुद संपत्ति नहीं लेना चाहती हैं। वैसे तो कई समुदायों में मातृ सत्तात्मक व्यवस्था भी है। ठीक है। कई समुदाय हमारे ऐसे हैं जहाँ मातृ सत्तात्मक व्यवस्था भी है, जहाँ माता के नाम से ही सारी चीज़ें रखी जाती हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, इन सब कारणों से बालिकाओं का महत्व बालकों से कम आंका जाता है और लिंगीय भेदभाव में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है।
लिंगीय भेदभाव में क्या हो जाती है, हमारे यहाँ पर वृद्धि हो जाती है। अगला पॉइंट है हमारा संकीर्ण विचारधारा। देखिए, आज हमारे समाज में प्राचीन समय से लेके आज तक संकीर्ण विचारधाराओं का बोलबाला रहा है। संकीर्ण विचारधाराओं में लड़के लड़की में भेद का एक कारण है, लोगों का मानना है कि लड़के माँ बाप की वृद्धावस्था में सहारा बनेंगे और वे सेवा करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उनका व्यवसाय नौकरी कहीं बाहर है तो वह वहाँ चले जाएंगे और फिर उनकी सेवा कौन करेगा, ठीक है, और वंश को बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। पढ़ने लिखने से घर की उन्नति होगी, जबकि लड़की को पढ़ाने के लिए धन व समय की बर्बादी होगी। ऐसा ग्रामीण सेक्टर्स में माना जाता है ज़्यादातर कि लड़की को हम नहीं पढ़ाएंगे, केवल इतना ही पढ़ाएंगे कि वो अक्षर ज्ञान कर सके, और इससे क्या बचेगा, धन भी बचेगा और समय भी बर्बादी नहीं होगी। यद्यपि वर्तमान में बालिकाओं का कार्यक्षेत्र चौका बर्तन तक सीमित माना जाता है, अतः बालिकाओं की भागीदारी को स्वीकार न किए जाने के कारण बालकों की अपेक्षा बालिकाओं के महत्व को कम माना जाता है। आज हम देखते हैं कि जो बालिकाएं केवल अक्षर ज्ञान प्राप्त करती हैं, वो दहेज प्रथा का क्या होती हैं, शिकार होती हैं। आए दिन हमारे पेपरों में आता रहता है कि दहेज प्रथा के कारण बेटियों की हत्या हो गई या फांसी लगा ली। तो यही कारण होता है, क्योंकि ये संकीर्ण विचारधारा आगे चलकर दहेज प्रथा को प्रोत्साहित करती है। अगला हमारा है, फोर्थ पॉइंट है सांस्कृतिक कुप्रथाएं। प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति पुरुष प्रधान रही है। भारतीय संस्कृति में धार्मिक यज्ञ कार्यों में भी पुरुषों की उपस्थिति अपरिहार्य है हो जाती है तथा स्त्रियों को गौण स्थान प्राप्त होता है। यह स्थिति किसी एक वर्ग अथवा समुदाय व महिलाओं एवं पुरुषों की न होकर सभी स्त्रियों की बनकर लैंगिक की समस्या का रूप धारण कर लेती है। हमारे यहाँ पर संस्कृति में देखें तो देखा जाता है कि सांस्कृतिक रूप से भी हम क्या हैं, महिलाओं को पिछड़े रख रखा है। जो भी पार्टिसिपेट होता है वो सांस्कृतिक रूप से हमारे पुरुष प्रधान के समाज में पुरुष के माध्यम से ही किया जाता है। महिलाओं को इसमें कोई स्थान नहीं दिया जाता है, महिलाओं को इसमें गौण रखा जाता है। अगला अगर हम देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, तो मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारणों का मतलब है कि मानसिक रूप से हम तैयार नहीं हो पा रहे हैं पुरुष प्रधान समाज में कि महिलाएं श्रेष्ठ हैं, या स्वयं महिलाओं को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। जन्म से ही हम उनका सर्वांगीण विकास करना नहीं चाहते हैं, उन्हें आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, जिसमें सुकन्या योजना है, ठीक है, उसमें बेटी को पढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए धन जमा किया जाता है और वो आगे चलकर धन उनके किसी ट्रेनिंग में या किसी व्यवसाय में या किसी नौकरी में काम आता है। लेकिन हम उसको शादी से भी जोड़ रहे हैं कि शादी में भी काम आएगा, लेकिन ये गलत है। हमें उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर करना चाहिए उनको, और अपना मनोविज्ञान बदलते हुए उनको आगे बढ़ाना चाहिए और अधिक से अधिक उन्हें उच्च शिक्षा की ओर अग्रसित करना चाहिए। मनोवैज्ञानिक कारणों को भी हम लैंगिक विभेद में महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रारंभ से ही स्त्रियों के मन में, मस्तिष्क में ये बात बैठ गई है कि पुरुष महिलाओं से अधिक श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ज़्यादातर के जो कार्य करते हैं वो पुरुष करते हैं। ज़्यादातर जो रोज़गार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, वो पुरुष प्रधानता उनमें ज़्यादा है। 80% आज भी हम देखते हैं कि 80% जो वर्क है वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसलिए महिलाओं को भी ये डर या भय या संकीर्णता बैठ गई है कि जो वर्क कर सकता है वो केवल पुरुष ही कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती हैं। जबकि ऐसा नहीं है, महिलाएं भी आगे चलकर, आगे बढ़कर
उस वर्क को कर सकती हैं जो वह करना चाहती हैं। हमारी जो पुरानी मान्यताएं थी, जो मनोवैज्ञानिक कारण थे, वो उनको पीछे छोड़ते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए उन्हें पुरुषों की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो देखिए, प्रत्येक आज्ञा का पालन तब करना चाहिए जब वह संकीर्ण विचारधारा से ग्रसित हो। आज ऐसा नहीं है, हम संकीर्ण विचारधारा से ग्रसित नहीं हैं। हम सभी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था का अस्तित्व है हमारे पास में। आज ये धारणा गलत होगी कि पुरुष स्वयं महिलाओं से श्रेष्ठ हैं, और बालिकाओं के जन्म से उनका सर्वांगीण विकास का विरोध नहीं, बल्कि उनका उत्थान करना चाहिए। प्रारंभ से ही उन्हें एक अच्छा दिशा देनी चाहिए, जिससे कि वे आगे चलकर एक भावी समाज की, देश की, राष्ट्र की उत्कृष्ट महिला बन सकें। अगला पॉइंट है हमारा दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। भारतीय शिक्षा प्रणाली अत्यंत दोषपूर्ण है, जिसके कारण व्यक्ति के व्यवहारिक जीवन में शिक्षा से संबंध नहीं हो पाता है। देखिए, आज हमारी शिक्षा प्रणाली अंग्रेज़ों के समय की चली आ रही है, जिसमें केवल और केवल मात्र केवल किताबी ज्ञान दिया जाता है। व्यावहारिक ज्ञान इसमें नहीं दिया जाता है, करके सीखने पे बल नहीं दिया जाता है। इसी के कारण यह दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली महिलाओं के लिए अरुचिपूर्ण हो जाती है। अरुचिपूर्ण होने के कारण वह आगे चलकर इसका कोई भी लाभ उठा नहीं पाती हैं, जिसके कारण वह पिछड़ जाती हैं, और उनकी समझ में नहीं आता है कि खाली रटने से या 3, 4 या 10 क्वेश्चंस करने से ही पास हो जाते हैं। तो इस दोषपूर्ण प्रणाली को हमें दूर करना चाहिए, और उन्हें एक व्यवसाय की ओर अग्रसित करना चाहिए, जिससे वे आगे चलकर कोई व्यवसाय, रोजगार, कोई नौकरी प्राप्त कर सकें। कोई हुनर, कोई स्किल हमें उन्हें देनी चाहिए, जिसके माध्यम से वह वर्तमान की जो आने वाली समस्याएं हैं, उनका हल बहुत आसानी से निकाल सकें। अतः बालिकाओं की शिक्षा ही नहीं, अपितु इन्हें लिंग के प्रति भी लोगों से बुरी भावना व्याप्त हो जाती है। वर्तमान शिक्षा के अंतर्गत विद्यालयों में प्रचलित पाठ्यचर्या नितांत सैद्धांतिक दोषपूर्ण है, और साथ ही इसमें पाठ्यचर्याओं में बालिकाओं की अभिरुचियों का भी ध्यान नहीं रखा जाता है। लड़कियों को क्या पसंद होना चाहिए, बालिकाओं को क्या पसंद होना चाहिए, इसके लिए पाठ्यक्रम इस तरह का बनाना चाहिए जो सैद्धांतिक ना होकर व्यवहारिक हो, और हमें पाठ्यचर्या भी अधिक से अधिक होनी चाहिए, जिससे उन्हें अरुचिकरपूर्ण ना लगकर रुचिकरपूर्ण लगे। अगला हमारा है सरकारी उदासीनता। सरकार लिंग में भेदभाव करने वाले लोगों के साथ सख्त कार्रवाई नहीं करती है। आपने देखा है कि हमारे देश में कानूनों की बाढ़ है, लेकिन उन कानूनों पर अमल नहीं किया जाता है, जिसके कारण सरकारी उदासीनता, जिसमें कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, अस्पतालों में भ्रूण हत्या, ठीक है, अबाध गति से चल रही हैं। सामान्यतः सार्वजनिक स्थलों पर, सरकारी दफ्तरों में महिला पुरुषों की तुलना में हीन दृष्टि से देखा जाता है, ठीक है। जबकि इस प्रकार का नहीं देखा जाना चाहिए। उनमें व्याप्त असुरक्षा की भावना समाप्त करने जो महिलाएं बाहर जाती हैं, तो उन्हें सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। कोई अपने रोज़गार पर जा रही है महिला, तो उसको वहाँ भी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, और आने जाने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। इस प्रकार की हमारे यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, कोई इस प्रकार की जागरूकता नहीं है, जिसमें महिलाएं अपने स्वतंत्र रूप में रोज़गार कर सकें और आ जा सकें, और एक सम्मानपूर्ण तरीके से जीवन यापन कर सकें। अगला है हमारा जागरूकता का अभाव। देखिए, शिक्षा की कमी के कारण अभी भी ग्रामीण इलाकों में जागरूकता का अभाव है। देखिए, ग्रामीण इलाकों में वैसे सड़कें बन गई हैं, सभी चीज़ों की सुविधाएं हो गई हैं, लेकिन वहाँ पर अगर कोई स्त्री नौकरी करने जाती है, तो वहाँ कहते हैं कि भैया देखो क्या ज़माना आ गया है,
क्या ज़माना आ गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। स्त्रियों को घर का क्षेत्र देखभाल के लिए रखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर भी हमें ये आवश्यकता है कि हमें आगे बढ़कर स्त्रियों के रोज़गार, व्यवसाय एवं अन्य क्षेत्रों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। लड़कियों को घर में ही रहना चाहिए, अतः उन्हें अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बालक बालिकाओं में शिक्षण, पोषण आदि स्तरों में भी भेदभाव किया जाता है। अशिक्षित व्यक्ति परिवारों व समाजों में चले आ रहे हैं, अंधविश्वासों और मिथकों पर भी रोक कायम रखते हैं एवं बगैर विचार किए उनका लालन पालन करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ये बालक के महत्व एवं बालिका की अपेक्षा सर्वोपरि मानते हैं तथा सभी सुविधाओं, वस्तुओं पर प्रथम अधिकार बालकों को ही देते हैं। लैंगिक विभेद में अशिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ हमारे देखें तो सभी समाजों, परिवारों और अंधविश्वास इतना है हमारे यहाँ पर कि सब चीज़ जो हमने कायम बना रखी है, जो परंपरा बना रखी है, जो अंधविश्वास बना रखे हैं, जो भेदभाव हमने कर रखा है, वो सारा कुछ किसके साथ कर रखा है? बालिकाओं के साथ कर रखा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि लैंगिक विभेद अशिक्षा के कारण बढ़ता है। अगर हमारे यहाँ से अशिक्षा शिक्षा में बदल जाए तो ये लैंगिक विभेद भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अगला है हमारी सामाजिक कुप्रथाएं, जिसमें बाल विवाह, दहेज प्रथा। देखिए, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के चलते बालिकाओं को कम उम्र में शादी करके विदा कर दिया जाता है, यानी उनको शिक्षा नहीं दी जाती है। और जब शिक्षित नहीं होगी नारी तो वहाँ का जो बैलेंस है वह असंतुलित हो जाएगा और अंधविश्वासी लोग नए नए तरीके के वो करेंगे और जिससे उनका जीवन बड़ा कठिन हो जाएगा। उनसे पढ़ने व आगे बढ़ने का अधिकार छीन लिए जाते हैं। बाल विवाह तो अब संविधान द्वारा समाप्त हो गए हैं, लेकिन अधिकतर माता पिता का जोर लड़की की जल्दी शादी करने व विवाह से होता है और उनके लिए पढ़ने लिखने, आगे बढ़ने का अवसर सीमित कर दिया जाता है। फिर उसके जीवन का ध्येय घर व बच्चों की देखभाल तक सीमित हो जाता है, क्योंकि शिक्षा जब हमने प्राप्त नहीं की तो अब हम क्या रोज़गार करें? ना तो हम रोज़गार कर सकते हैं, ना कहीं हम किसी से बात कर सकते हैं, ना कोई हम अपना व्यवसाय कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा? हमारी घर की देखभाल और प्लस बच्चों का लालन पालन पोषण ही रह जाता है। यही वर्क हमारे लिए रह जाता है। इसी कारण उसको हम अंधविश्वास या रूढ़िवादिता ही कहेंगे। अगला है हमारा दहेज प्रथा। देखिए, प्राचीन समय में माता पिता जब बेटी का विवाह करते थे तो यह सोच कर करते थे कि नए घर में संकोच करेगी, उसकी ज़रूरत का सामान उसके साथ भेजते थे। यह माता पिता का संतान के प्रति वात्सल्य प्रदर्शन करता था। धीरे धीरे दिखावे ने जोर पकड़ता गया और यही प्रथा संपदा का प्रदर्शन करने लगी और काम आने लगी। लड़के वाले लालच में आकर दहेज की मांग करने लगे। देखिए, अब क्या हो रहा है? अब अनावश्यक रूप से दहेज दिया जा रहा है और लिया जा रहा है। शादियों में 1-1 करोड़ रुपया व्यय किया जा रहा है, ठीक है? और इसका परिणाम क्या होता है? 1-2 साल बाद में लड़की फांसी लगाकर मर जाती है। आए दिन आपका पेपर में आते हैं कि वहाँ ऐसा स्थिति हो गई। तो क्यों हो रही है? कि अशिक्षा के कारण, अंधविश्वास के कारण, दहेज प्रथा को बढ़ावा देने के कारण ऐसी व्यवस्थाएं हो रही हैं। आज हमारे समाज को आवश्यकता है कि हम कोर्ट मैरिजों को प्राथमिकता दें, जिसमें धन और समय की भी बचत होती है और बहुत सारी चीज़ों की बचत होती है और यह एकदम सही भी है। लेकिन आज हम सारी व्यवस्थाएं होने के कारण भी इस कुप्रथा में पड़ जाते हैं कि लड़की की शादी दहेज के रूप में करेंगे। बहुत सारा दहेज देंगे तो बहुत सारी सुखी रहेगी,
लेकिन इसके विपरीत ही होता है। अगला पॉइंट है अपना सुरक्षा के कारण। देखिएगा, प्रकृति ने स्त्री को मानसिक तौर पर बहुत मजबूत बनाया है। देखिए, मानसिक तौर पर हमारी जो महिलाएं होती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं, फिर भी शारीरिक तौर पर वह पुरुषों से कमज़ोर होती हैं। इसलिए ये समझा जाता है कि स्त्री को हमेशा पुरुष के सहारे की आवश्यकता होती है। वह अपनी सुरक्षा अपने आप नहीं कर सकती है। 15 साल की बहन के साथ 10 साल का भाई उसकी सुरक्षा के लिए भेजकर माता पिता निश्चिंत हो जाते हैं। प्राय लड़कियों को पढ़ाने या नौकरी के लिए अलग शहर में भेजने और माता पिता घबराते हैं। दिल्ली में हुए निर्भया कांड जैसी घटनाओं से यह डर दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। इसके चलते महिलाओं को ऐसे कोर्स नौकरियां जिसमें कि उन्हें दूर जाना पड़े, रात में को जाना पड़े, नहीं भेजा जाता है। इससे उनकी प्रगति में बाधा आती है। तो देखिए, हमारी सुरक्षा व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था बहुत परम आवश्यक है। अब ऐसे नंबर्स दिए गए हैं कि अगर एक बार वो डायल करती हैं तो अगर उनको कोई इस तरीके का वो होता है तो वहाँ पर पुलिस की व्यवस्था तुरंत होती है, जिसके कारण महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ी है। और ये जो घटनाएं हो रही हैं ये निंदनीय हैं और इन पर समाज को रोक लगानी चाहिए। अगर कोई घटना इस तरह की हो रही है तो हमें तुरंत उसका विरोध करना चाहिए और पुलिस को सूचित करना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं आए दिन पेपरों में आती हैं। वो सामाजिक अगर जागरूकता रखी जाए तो ऐसी घटनाएं बिल्कुल नील हो सकती हैं। अगला पॉइंट है हमारा गरीबी। गरीबी भारत का एक बहुत बड़ा अभिशाप है और बालक बालिकाओं से अधिक प्राथमिकता इसलिए दी जाती है क्योंकि वे बड़े होकर आर्थिक जिम्मेदारियों का बोझ बांटने का कार्य करेंगे। दूसरी तरफ लड़की के बड़े होने पर दहेज के रूप में बड़ा खर्च करना पड़ेगा। आर्थिक रूप से कमज़ोर माता पिता को इन परिस्थितियों में लड़की बोझ व लड़का बुढ़ापे का सहारा लगता है। देखिए, जब गरीबी होती है तो अधिक बालिकाओं को नहीं प्रेफ़रेंस दिया जाता है, बल्कि बालकों को प्रेफ़रेंस प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि लड़की बड़ी होगी तो उसका लालन पालन पोषण करना पड़ेगा और बहुत सारा दहेज देना पड़ेगा, तब जाकर वो घर से विदा होगी। तो इसी कारण लड़कों को सहारा समझा जाता है और बहुत बड़ा वो माना जाता है जिसमें कि लड़कों को प्रधानता दी जाती है। यह समस्या एक क्षेत्र की नहीं है बल्कि पूरे भारत की है और सभी जगह व्याप्त है, क्योंकि एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। अतः गरीबी कम होने पर कुप्रथाओं पर रोक लगाई जा सकती है। तो जितनी गरीबी कम होगी उतनी ही हमारी सोच बढ़ेगी, शिक्षा बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा और ये जो कुप्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, दुव्यवस्थाएं हैं, इन पर रोक लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंटों, धन्यवाद।